बहू ने अपनी बूढ़ी सास को जायदाद के लालच में चुपके से जहर दे दिया, लेकिन बूढ़ी सास ने मरने से पहले बेटे बहू के पेट के नीचे ऐसा क्या लगा दिया था जिसे देखकर बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। जाने ये बुढ़िया कब मरेगी, हमारा तो जीवन नरक हो चुका है। गंगा जी की बहू सलोनी अपने बीमार सास की कमर में एक जोर की लात मारते हुए बोली। बिस्तर पर पड़ी गंगा जी दर्द से तिल मिलाते हुए रह गई थी, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती थी। उसका कोई भरोसा नहीं था कि जिस तरह पीट पीट कर उसने अपनी सास को बिस्तर के अधीन कर दिया था, उसी तरह कहीं संसार से विदा ना कर दे। अपने जीवन से प्यार तो उन्हें अब बचा ही नहीं था, लेकिन अब बचे खच्चे बहू के हाथों मार खाना भी मंजूर नहीं था, और उसका दिया भयानक दर्द और जख्म भी उन्हें डराते थे, जिसके बाद कोई दवा भी नहीं कराता था। सलोनी लगातार उन पर चीखती जा रही थी और उसके शब्द गंगा जी के दिल पर कठोरता से प्रहार कर रहे थे। आज सलोनी की मार खाते वक्त बिस्तर पर ही उनका बाथरूम निकल गया था, और सलोनी के डर से गंगा जी अपनी सर्दियों में गीले बिस्तर पर ही पड़ी रह गई। फिर ठंड ज्यादा लगने पर किसी तरह हिम्मत करके कहा, सलोनी बेटा बस्तर गीला हो गया है, इसे चेंज कर दो, मुझे ठंड लग रही है। लेकिन सलोनी ने सुनते ही उन पर आग बबूला हो गई। सारा बिस्तर गीला कर दिया। अब चुपचाप पड़ी रहें, मुझसे ये सब नहीं होगा, ज्यादा बोला तो बिना कपड़ों के बाहर से खड़ा कर दूंगी। इस बात पर सलोनी बहुत देर तक बड़बड़ा रही थी। गंगा जी का एक ही इकलौता बेटा था जिसमें वह एक ही साथ रहते थे। सरकारी नौकरी से रिटायर गंगा जी को भारी भरकम पेंशन उन तक पहुंचती ही ना थी। पहले ही उनका बेटा समीर अपने पास रख लेता था और उनसे कहता, आप क्या करेंगे, कहीं खो जाएगा या चोरी कर लेगा, कोई आप रहने दीजिए, मैं रख लूंगा। गंगा जी अपने पैसों पर हक नहीं जमा सकती थी। जब भी खर्च के लिए मांगते तो सलोनी डरने लगती और हमेशा कहती, क्यों खाती नहीं हो क्या, घर में और सारा खर्च तो समीर ही उठाते हैं, और आपको ज़रूरत भी क्या है, अगर आप थोड़ा सा दे दोगी तो मर नहीं जाओगी। गंगा जी बहू से इस तरह की बातें सुनकर खून का घूंट पीकर रह जाती हैं और कुछ नहीं कर पाती हैं। एक दिन उनकी की बहू सलोनी से चाय मांगने पर उनको जमकर सुनाया, बुढ़िया तेरे बाप ने नौकर नहीं लगा रखा मुझे, जो तू किसी भी समय मालकिन की तरह मुझे ऑर्डर चलाएगी। इस जजत के कारण चुप हूं जिस पर तू नागिन बनकर बैठी है, नहीं तो तुम कब का सड़क की धूल चाट रही होती। गंगा जी ने सोचा, एक कप चाय के लिए इतना सुनने से अच्छा तो मैं मर जाती। यह सुनते ही सलोनी चिल्लाई। एक दिन सलोनी ने अपने पति के शाम को आते ही कहा, समीर अब बहुत हो गया, अब मुझसे तुम्हारी माँ को संभाला नहीं जाता, अपने आप देखो तुम कि क्या करना है, इनको कहीं ठिकाने लगा दो। अब गंगा जी जो कि बाहर खड़ी सब सुन रही थी, उनके पैर हाथ ये सब सुनकर कांपने लगे। अंदर से समीर की आवाज आई, तुम चाहती क्या हो सलोनी, कहाँ भेज दो इनको, इनको झेलना ही पड़ेगा। सलोनी समीर की बातें सुनकर नाराज होकर बोली, तो तुम ही झेलो, अब मैं नहीं झेलगी, मेरा वद मैन चला तो इन्हें किसी दिन जहर दे दूंगी। समीर सलोनी को मनाते हुए कहा, अरे बस थोड़ा इंतजार कर लो, मैं बात करता हूँ माँ से, एक बार जाने आए जद अपने नाम हो जाए, बस फिर जो चाहे कर लेना। यह सुनते ही बाहर खड़ी गंगा जी के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। जो चाहे कर लेना मतलब, अगर यह मुझे जहर देगी तो ये देने देगा, लानत है। ऐसे बेटे पर गंगा जी डर के मारे अब बहू से कुछ नहीं बोलती। कुछ दिन बाद गंगा जी जो कि अब थोड़ा चलने फिरने लगी थी, आज उन्होंने दोनों की बातें सुन ली थीं, जिसके बाद गंगा जी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटे हुए अपने पति को याद करके फूट फूट कर रो रही थी। पति की तस्वीर को देखकर कहने लगी, तुम होते तो यह सब ना होता, कितनी अकेली पड़ गई हूं। मैं अपने पति मनमोहन जी को याद कर उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। घर की सब्जी लाने का काम गंगा जी ही किया करती थी, लेकिन उनकी बहू सलोनी एकाएक पैसों का हिसाब रखती थी और कई बार उन पर हेराफेरी का इल्जाम भी लगा देती थी। समीर ने भी हर बार सलोनी का पक्ष लेकर कहा, माँ शर्म किया कीजिए, इतने से पैसों की चोरी करते हैं, मुझसे मांग लेते। अपने ही घर में रोज इस तरह से गंगा जी का तिरस्कार हुआ करता था। गंगा जी चौंकर उठ बैठी और बड़बड़ा जा रही थी, कुछ तो करना है, क्या करूं, ये तो मुझे जहर दे देगी, अगर मैं मर भी गई तो दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गंगा जी दोनों की बात सुनकर बहुत दुखी थी। बेटे समीर की बात ने गंगा जी का सुख चैन सब छीन लिया था। बेटे बहू की बात सुनकर बार बार गंगा जी की आंखों में आंसू आ जाते। अगले दिन गंगा जी रोज की तरह उठी और नित्य के सारे काम करके नहा धोकर रामायण पढ़ने बैठ गई। रोज घंटों रामायण पढ़कर समय बिता लिया करती थी, लेकिन आज रामायण पढ़ने में मन नहीं लग रहा था और रामायण को एक और रखकर तुरंत कमरे में जाकर कपड़े थैली में डाल दिए।
गंगा जी कमरे से बाहर आकर कहा, बहू, कुछ दिन के लिए जा रही हूं। अपनी सहेली के यहाँ उसके बेटे की शादी है। सलोनी ने झट से कहा, तो मैं क्या करूं? कुछ दिन के लिए जाओ या हमेशा के लिए जाओ, कहीं भी जाकर मरो। मुझे क्या, समीर से भी कह देना। इतना कहकर गंगा जी घर से निकल गई। सलोनी तो गंगा जी के जाने से खुश हो गई थी। अच्छा हुआ, कुछ दिन की शांति पड़ी। अब इस बार किटी पार्टी अपने घर में ही करूंगी। शाम तक समीर भी घर वापस आ गया था और आते ही समीर ने उसे कहा, देख लो, तुम्हारी माँ तो शादी की दावत खाने चली गई है। इस उम्र में तो शादी में जाने के लिए ऐसे उछल कर गई है जैसे घर में कुछ मिलता ही ना हो। समीर ने कहा, मैं तो कहता हूं कहीं मर जाए तो अच्छा है। सलोनी की सास के चले जाने से उसके पैर ही जमीन पर नहीं थे। 1 हफ्ते से ऊपर का समय हो चुका था और गंगा जी का ना तो कोई फोन आया, ना ही कोई खबर थी। सुबह नाश्ता करते समय समीर ने सलोनी से पूछा, सलोनी माँ कौन सी सहेली के यहाँ गई है? कुछ बताकर गई थी क्या? सलोनी ने चीर कर कहा, वह कहाँ कुछ बताई है, बस शादी का बताकर निकल गई। और तुम्हें तो वैसे फिक्र हो रही है जैसे अपने माँ से बड़ी मोहब्बत हो। समीर ने गुस्से से कहा, अरे नहीं यार, उनकी पेंशन का टाइम आ गया है, उनको ले जाकर साइन करवाने होते हैं, तब जाकर मुझे पैसे मिलते हैं। यह सुनकर सलोनी शांत हो गई। अच्छा, उन्हें फोन करके देख लो। समीर सलोनी की बात मानते हुए तुरंत फोन लगा दिया, लेकिन घंटी की आवाज घर में ही आने लगी। समीर यह सुनकर चौंक गया था। अरे, ये तो यहीं कहीं बज रहा है। समीर आवाज का अंदाजा लगाने लगा, ढूंढने लगा कि कहाँ से आ रही है। आवाज सलोनी ने भी इधर उधर देखना शुरू किया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से आ रही है। आवाज का पीछा करते करते समीर घर के मंदिर में पहुंच गया। वहां रखा हर सामान चेक किया तो देखा कि आवाज एक किताब के अंदर से आ रही है। गंगा जी का फोन उस धार्मिक किताब में बंद रखा था या वह खुद रखकर गई थी। समीर हैरान था कि फोन यहाँ क्यों रखा है और गंगा जी बिना फोन लिए कैसे चली गई। उसने फोन कॉल्स चेक किया तो ऐसी कोई कॉल्स नहीं थी। फिर उसने उनकी कुछ सहेलियों को फोन करके उस शादी के बारे में पूछा तो पता चला शादी तो 2 महीने पहले थी। अभी तो कोई शादी नहीं है। समीर सुनकर चौंक गया था। शादी नहीं है तो माँ कहाँ चली गई? सलोनी के तेवर तीखे हो चुके थे और अब वह गुस्से में थी। तुम्हारी माँ के नाटक शुरू हो गए हैं, अब हम कहाँ जाकर ढूंढे? उनको जाने किस गुफा में जाकर बैठ गई होंगी। हमें कम दुखी करती हैं क्या, जो उन्होंने हमें और परेशान करने की ठान ली है। फोन भी घर में जानबूझकर छोड़ गई है, जिसमें हम उन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाए। उन्हें तो मज़ा ही आ रहा होगा, यहाँ परेशान बैठे हैं। बुढ़िया एक बार घर लौट आए, फिर उसको बताती हूँ। इस बार तो इसे जान से ही मार दूंगी। नाक में दम कर रखा है इस बुढ़िया ने। बहा बेटे ने यह भी नहीं देखा एक बार कि उस किताब के अंदर मोबाइल ही नहीं, कुछ और भी था। उसके साथ जो भी होने वाला था, उसे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। वह तो बस गुस्से में बोलते ही जा रही थी, चलो अब उस दिन शांति रहेगी, चिंता मत करो। समीर ने जोर से कहा, पागल हो क्या, चिंता क्यों ना करूं? सब कुछ अभी उनका ही है, हमारे नाम नहीं हुआ है। पहले हमारे नाम तो होने देती, अब उनको मरने और जिंदा होने का सबूत कहाँ से लाएंगे? ऐसे थोड़ी सब हमें मिल जाएगा। सलोनी की आंखें फैल गईं। क्या ये तो सोचा ही नहीं। मैंने सलोनी सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। गंगा जी ने उन दोनों को दिन में ही तारे दिखा दिए थे। पैसे और जात के लालची बहू बेटे अब गंगा जी को ढूंढने के लिए मजबूर थे, लेकिन गंगा जी उन्हें कहीं नहीं मिली। समीर कुछ ठहर कर गंगा जी के कमरे में गया तो पीछे पीछे सलोनी भी आ गई। सलोनी ने समीर को सब सामान उलट देखकर पूछा, अब ये क्या कर रहे हो? समीर ने बिना कोई जवाब दिए अलमारी खोला जिसमें कोई ताला नहीं था। उसने एकाएक करके सब सामान बाहर फेंक दिया, लेकिन उसके माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती चली गईं। सलोनी कुछ समझ नहीं पा रही थी तो दोबारा से बोली, कुछ बताओगे भी कि क्या तलाश रहे हो? समीर ने माथा पकड़ते हुए कहा, सलोनी मुझे तो लगता है कि माँ जानबूझकर गई है। इसका मतलब है सारे कागज साथ ले गई है। इधर कुछ नहीं है, लॉकर भी खाली है। यह सुनते ही सलोनी का सर फिर से चकरा गया। क्या कह रहे हो, अब क्या होगा? समीर ने इधर उधर देखकर कहा, हाँ, ये माँ की कोई प्लानिंग लगती है। तुमने माँ से कुछ कह दिया था क्या? वरना ऐसे अचानक क्यों चली गई? सलोनी सुनते ही चिढ़गा, समीर में तुम्हारी माँ के मुंह नहीं लगती? समझे तुम मुझे क्या पड़ी है कि उनसे कुछ कहूं? समीर ने सलोनी के रूठे हुए चेहरे पर नजर डाली, फिर बोला, अरे, यह समय गुस्सा करने का नहीं है, बल्कि समझदारी दिखाने का है।
दिमाग लगाओ कि कहाँ गई होगी। दोनों कमरे से आकर सोफे पर बैठ गए थे और सोच रहे थे कि आखिर गंगा जी कहाँ गई होंगी। सलोनी ने उठकर किचन में जाते हुए कहा, मेरा दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अब तुम ही सोचो, मैं जाकर चाय बनाकर लाती हूँ। बहुत जोरों से सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए बैठा बैठा दिमाग पर जोर डाल रहा था, लेकिन कुछ सोच नहीं रहा था। कहीं उस दिन माँ ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली थीं और बार बार उसको यही ख्याल आ रहा था। सलोनी समीर को चाय देकर चिंता जुबान पर आ गई थी। सलोनी, अगर माँ नहीं आई और उन्होंने ये सब किसी और को दे दिया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। सलोनी को सोचते हुए कहीं, समीर, मैं कहती हूँ कि एक बार बहाने से दीदी से पूछ लो। समीर ने यह बात सुनते ही अपनी बड़ी बहन को फोन लगा दिया और उधर इधर की बातें करने के बाद उसने अपनी बहन काजल से कहा, दीदी माँ से मिलने कब आ रही हो? काजल ने तुरंत कहा, अरे आऊंगी, मैं भी कई दिनों से आने के लिए सोच रही हूँ, माँ की बहुत याद आ रही है। अच्छा, माँ से मेरी बात करवा दे। समीर काजल की बात सुनकर चौंक गया था और उसने उनके दोस्त के यहाँ जाने का बहाना करके फोन काट दिया। अब तो डर के मारे थर थर कांपने लगा था और गंगा जी का मिलना समीर को बहुत जरूरी लग रहा था। वह तुरंत उठकर पार्क में जाकर उनके दोस्तों से भी पूछ आया। कई जगह उनके घर जाकर भी पूछताछ की, मगर कोई सुराख न लगा। गंगा जी को ढूंढते हुए 3 दिन बीत चुके थे और अब तक कोई खबर नहीं थी। समीर ने सलोनी से कहा, सलोनी, मैं पुलिस में माँ की गुमशुदा की रिपोर्ट कर दे हूँ, नहीं तो सारी गलती हमारी निकलेगी। सलोनी भी अब तक इस बात से डर चुकी थी। उसने भी तुरंत समीर को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा। समीर घर से बाहर निकल गया, लेकिन थोड़ी ही देर में समीर को अंदर आता देखकर सलोनी चौंक गई और बोली, अरे तुम अंदर क्यों आ गए और तुम गए क्यों नहीं कि अचानक दरवाजे पर 4 लोग आ खड़े हुए। समीर उन लोगों को देखकर पहले तो चौंका और फिर उनके पास जाकर पूछा कि कहिए किससे मिलना है? आपको उनमें से एक आदमी ने कहा, हमें घर देखना है। यह सुनते ही समीर ने मुड़कर पीछे खड़ी सलोनी का चेहरा देखा और पलटा। उस आदमी से कहा, लेकिन किस लिए? उनमें से एक ने कहा, हमें यह घर किराए पर लेना है तो पहले देखना चाहते हैं। समीर ने झट से कहा, नहीं नहीं, हमने तो कोई किराए पर नहीं देना है, आप गलत जगह पर आ गए हैं। उस आदमी ने फोन मिलाकर कहा, सर, ये तो कह रहे हैं कि किराया पर देना नहीं है। फोन काटकर वह व्यक्ति समीर का चेहरा देखकर मुस्कुराकर बोला, इस मकान के मालिक आ रहे हैं। समीर को फिर से झटका लगा। मालिक? कौन मालिक? इसकी मालकिन तो गंगा जी है। लेकिन समीर की बात का उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और वह लोग वहीं खड़े रहे। समीर भी बेसब्र से मालकिन के आने का इंतजार करने लगा। आधा घंटा बीता और फिर से एक 5वां आदमी दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और आते ही कहा, तुम समीर हो ना? समीर पहले तो चौक, फिर बोला, हाँ जी, मैं ही समीर हूँ। उस आदमी ने कहा, ये देखो, मैं यह घर तुम्हारी माँ गंगा जी से खरीदा है और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? समीर और सलोनी ने इस व्यक्ति के हाथ से पेपर लेकर जल्दी से देखे और फटी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के मुंह में जुबान नहीं निकली। मालकिन के व्यक्ति को फोन करते ही आधे घंटे में बुलडोजर आ चुका था, जिसे बस निर्देश मिलने की देर थी और पूरा घर सफा होने वाला था और सभी लोग आपस में बातें बना रहे थे। सलोनी ने आसपास देखकर समीर से कहा, देखो जरा, तुम्हारी माँ के कारण कैसे दिन देखना पड़ रहा है। आज सरेआम घर का मासा बन चुका है और उस बुढ़िया की तो मैं जान ले लूंगी कि तभी अपने गाल पर पड़े चटा की आवाज से सलोनी जमीन पर आ गिरी। गंगा जी गुस्से में बोली, अब शर्म आ रही है ना? अरे, ये आवाज तो माँ की है। ये सोचते ही सलोनी ने नजर ऊपर करके देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही सरक गई। पीछे देखते ही उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। समीर ने चौंक कर कहा, माँ, अब पीछे से बोलने वाले कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि गंगा जी ही थी। घर का तमाशा बन रहा था तो अब शर्म आ रही है। तब शर्म नहीं आई जब तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ को ही जहर देकर मारने की बात कर रही थी और तुमने कहा था कि जायदाद नाम हो जाने के बाद जो चाहे मर्जी करना। उनको कहने से रोका नहीं था। समीर का ख्याल ठीक निकला था। गंगा जी ने उस दिन सारी बातें सुन ली थीं और अब सरेआम गंगा जी की बातें सुनते ही मैं नजरें झुकाकर खड़ा हो गया। क्यों बेटा, शर्म क्यों आ रही है? क्या इसलिए शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारी करतूत की फोल सारी दुनिया के सामने खोल रही हो और यह सब देख रहे हैं? समीर की दर्शा देखने लायक थी। सलोनी समीर से गुस्से में तिल मिलाते हुए बोली, रोको अपनी माँ को, वरना कुछ भी इल्जाम लगवा कर इन्हें फंसाने में देर नहीं लगेगी। मुझे? गंगा जी मुस्कुराकर बोली, मैं भी देखना चाहती हूं कि तुम लोग क्या कर सकते हो। कि तभी सलोनी ने गुस्से में पुलिस को फोन लगा दिया। सर, मेरी सास हमें जबरदस्ती घर से निकालने पर अड़ी है। हम कहाँ जाएंगे सर, जबकि गलती हमारी नहीं है।
इन्होंने तो मुझे भूखा भी रखा और आए दिन मुझसे मेरे घर से पैसे लाने को बोलती है। वह तो मैं संस्कारी हूं जो उन्हें कुछ बोलती नहीं हो। उसने जरा सा भी शर्म नहीं की। अपनी माँ समान सास के बारे में ऐसा झूठ बोलते हुए इंस्पेक्टर सलोनी की बात सुनकर हक्का वक्का रह गया था। यह क्या कह रही हैं आप चिंता मत कीजिए, हम आते हैं। सलोनी को लगा अब पुलिस आकर गंगा जी को आड़े हाथों लेकर पुलिस स्टेशन लेकर जाएगी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, खबरदार, जो बुलडोजर चलाया तो पुलिस आ रही है अभी फैसला हो जाएगा। गंगा जी सलोनी की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही पुलिस स्टेशन से 4 पुलिस वाले वहां आए तो सलोनी सामने जा खड़ी हुई। सर, मैंने आपको फोन किया था, यही है मेरी सास। अब तो उनके साथ रहने में भी डर लगता है, इसी कारण ये हमें निकालने पर तुली हैं और घर किसी को बेच दिया है। पीछे खड़ी हुई गंगा जी हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी और यह देखकर समीर हैरान था। गंगा जी का मुस्कुराना उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर सलोनी गंगा जी के खिलाफ पुलिस के सामने पुल तैयार करने में लगी थी, जिसे गंगा जी को गंभीर आरोप में पुलिस साथ ले जाए। इंस्पेक्टर ने उसकी बात काट दी। मैडम, लेकिन यह तो पेपर सही है, अब मकान गंगा जी का ही है और इससे हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो उनकी मर्जी है। सलोनी की गिड़गिड़ा लगी। सर, प्लीज हमारा साथ दीजिए, हमारे सर से छत मत छीनिए, इनको ही गिरफ्तार कर लीजिए, यही सारे फसाद की जड़ हैं। तभी इंस्पेक्टर गंगा जी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। गंगा जी अपने बेटे बह से बोली, जरा मेरे कमरे से वह किताब उठाकर लाना जिसमें मोबाइल रखकर मैं गई थी, उसमें तुम लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है। सलोनी ने सोचा कि बुढ़िया डर गई है। मैं दौड़कर किताब लेकर आई। गंगा जी बोली, बहू, जरा पीछे के 2 पन्ने पलट कर देखो। सलोनी ने फटाफट से पन्ने पलटकर देखा तो उसमें एक रिकॉर्डिंग माइक था। उस दिन जब सलोनी सांस को उल्टा सीधा बोल रही थी, वह सब रिकॉर्ड हो चुका था। दोनों ने देखा ही नहीं था कि उसमें कोई रिकॉर्डिंग माइक लगा हुआ था। गंगा जी जब घर से बाहर गई थी तभी उस किताब में वह माइक लगाकर गई थी। जैसे ही वह रिकॉर्डिंग शुरू हुई, समीर, कुछ करो, मैं तो तुम्हारे माँ को और नहीं झेल सकती। मेरा मन तो करता है कि मैं इन्हें जहर ही दे दूं। अरे कुछ दिन रुको, मैं पहले माँ से बात करूंगा। अब सब हमारे नाम हो जाने दो, फिर कर लेना जो तुम्हारे मन में आए। वैसे भी इनकी उम्र हो गई है, अब वह इस सब का क्या करेंगी। समीर, मैं तो कहती हूं कि वह जीकर करेंगी, क्या हमेशा के लिए सो जाएं तो अच्छा है। तुम सब नाम करने का इंतजाम करो, मैं जहर का इंतजाम करती हूँ, जाने कब जरूरत पड़ जाए। समीर और सलोनी ऐसे खड़े थे कि गंगा जी बोली, क्यों, क्या हुआ? जहर का इंतजाम नहीं हो पाया? क्या क्या करोगे जब तुम्हारी बच्चे तुम्हें जहर देने के बारे में सोचेंगे? समीर अपनी माँ गंगा जी को खड़ा देखता रह गया। गंगा जी ने झट से कहा, मैंने पहले ही तुम दोनों के खिलाफ FIR कर रखी है क्योंकि मुझे पता था कि तुम दोनों यही करोगे। सलोनी आग बबूला होते हुए चीखने लगी, इस औरत ने अपने बेटे से घर ही छीन लिया। मनुष्य औरत है ये, और आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसकी तो जान ले लूंगी। यह कहते हुए सलोनी गंगा जी को सरेआम उल्टा सीधा बोलने लगी, जिस पर समीर ने तेजी से आगे बढ़ के उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। समीर तुरंत गंगा जी के कदमों में गिर गया। मेरा सब खत्म हो जाएगा, और दाढ़े मारकर रोने लगा। अब समीर उनके पैरों में लिपट गिड़गिड़ा रहा था, प्लीज माफ कर दीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा सब बर्बाद हो जाएगा। गंगा जी ने गुस्से में आकर कहा, माँ के मरने पर कुछ नहीं जाता ना, तुम्हारा जो अपनी इस नीच पत्नी से जहर दिलवा रहे थे। समरी यह सब सुनकर बेहद शर्मिंदा था और अपने किए पर आंसू बहा रहा था, लेकिन गंगा जी बिल्कुल माफ करना नहीं चाहती थी। पुलिस वालों ने सलोनी के नजदीक आकर कहा, मैडम, अब आप ससुराल चलने का इंतजाम कीजिए, महिला पुलिस आती ही होगी। महिला कांस्टेबल का नाम सुनते ही सलोनी का चेहरा फीका पड़ गया और उसके पैर खड़े खड़े ही कांपने लगे, और सलोनी के एक नज़र घर पर और एक नज़र सामने खड़े बुलडोजर पर पड़ी। जब सब कुछ लुटने के काब पर हो तो इंसान को झुकना ही पड़ता है, और इसी तरह सलोनी ने गंगा जी के पांव पकड़ने में देर नहीं लगाई और सलोनी ने अपना सर गंगा जी के कदमों में रख दिया। माँ जी, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, कभी सम्मान नहीं किया। माफ करने लायक तो नहीं हूं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। गंगा जी ने यह देखकर तुरंत अपने पांव दूसरी तरफ खींच लिए। सलोनी हाथ जोड़कर खड़ी हुई और रोती हुई कहने लगी, माँ, शर्मिंदा तो मैं अपनी करनी पर हूं, जिसका परिणाम मुझे आज मिल रहा है। इतने अच्छी माँ समान सास को मैंने हमेशा अपमानित किया। आपने मुझे बेटी ही कहा और मैं हमेशा आप पर इल्ज़ाम ही लगाए। मुझे अपनी गलती का भी एहसास है। माँ जी, मैं सब गलतियाँ कबूल करती हूँ, अब घर बचे या ना बचे, लेकिन हो सके तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए।
समीर भी कब से रोता हुआ सब कुछ देख रहा था। वह भी अब बोल पड़ा, माँ, आप तो सलोनी भी माफ़ी मांग रही है, सब आपके ही परिवार हैं। मुझे भी यह एहसास हो गया है, बड़े बुजुर्गों के बिन घर घर नहीं होता। माँ, मैं अपना वादा भूल गया था। पापा से मैंने वादा किया था कि मैं आपका ख्याल रखूंगा, पर पता नहीं कैसे बहक गया। लेकिन गंगा जी इतना गिड़गिड़ाना पर भी तस से मस नहीं हुई, तो समीर ने सलोनी का हाथ पकड़कर घर ले गया और 2 बैग में सामान पैक करके बाहर आ गया। बाहर आकर उसने आंसू पोंछते हुए गंगा जी से कहा, माँ, हम जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। समीर और सलोनी निकल गए थे और गंगा जी उन्हें दूर तक देखते रहीं। दोस्तों, गंगा जी ने यह फैसला लेकर सही किया या गलत, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।